अब हम लोग इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यू शुड बी सॉल्विंग दिस इन एग्जामिनेशन पैटर्न, अंडर एग्जामिनेशन कंडीशंस, विदाउट कंसल्टिंग बुक्स, without consulting any video, without consulting any internet, in a closed environment, in a silent environment, and you should be trying to solve every question using stopwatch, कि आप घड़ी देखकर करेंगे कि approximately 72 seconds में आपका एक क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा। बट तो मतलब पर्पस ये है हमारा कि मॉक टेस्ट पेपर को मॉक टेस्ट पेपर के हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए, पहली बात। द सेकंड थिंग इज, तो भाई आप ये क्लास अभी कर रहे हैं तो अभी क्या करना है, बेहतर तो ये रहेगा कि क्लास को स्टॉप करके आप अपने आप सॉल्व करिए, अपने आप आगे बढ़िए, और उसके बाद में अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है कि ये क्यों हुआ ऐसा, तब आप डिस्कशन को देखिए, पहली बात। दूसरी बात, मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पेपर के हमारे बुक में मिलेंगे आपको। मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको हमारे बुक में डायरेक्ट वैसे वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले आपका सबसे पहला आपका काम यह है कि आप अपना जो मेन बुक है वो सॉल्व करिए, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी जरूर से सॉल्व करिए, तब आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचिए। चलिए, मेरे को ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन करके जब मैं करवाऊंगा तो हो सकता नहीं, डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, से मे बी 3 आवर 3.5 आवर, बट एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए आपको एक बबल शीट मिलेगा, बबल शीट, जो कि मैंने अपना बुक में एकदम लास्ट पेज में आपको दिया हुआ है, बबल शीट आपको देखने के लिए, उस तरह का आपको बबल शीट मिलता है। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया ना? क्वेश्चन पढ़ना है और बबल शीट पे उसको सर्कल करना है। आइए, जैसे जैसे जब जब क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ में सर्कल करते जाइए, बात के लिए वेट मत करिए। आइए चलिए। सर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देयर आर नो चॉइसेस एट ऑल। कम टू, सर यहां पर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके को अलग अलग करके दिया है, पर एग्जामिनेशन में सब मिक्स करके देगा। यहां पर आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब समझ गए हम क्या बोले? चैप्टर वाइज का मतलब समझ गए हम क्या बोले? कि मतलब लाइन से इंट्रोडक्शन चैप्टर का 8-10 क्वेश्चन दिया, फिर डिमांड का, फिर सप्लाई का, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट, फिर मार्केट, फिर डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, फिर बिजनेस साइकिल, लाइन से दिया हुआ। बट एग्जामिनेशन में सब कुछ हैफेजेड मैनर में आएगा। 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, 2 क्वेश्चन बीसीके का, फिर 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, पता नहीं क्या रैंडम तरीके से आएगा। आइए चलिए हम लोग को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? में साथ साथ में रिवाइज भी करवाते जा रहा हूं। इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है? एक होता ना पॉजिटिव साइंस, एक होता ना नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्या करना है उस पर ध्यान दो, क्या सच्चाई है उस पर ध्यान दो। और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता था? क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज पर ध्यान दो, नॉर्म्स। तो पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस ज्यादा है, पॉजिटिव साइंस कम है। ये आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना है तो लिख लो, इट इज मोर नॉर्मेटिव देन बुक में फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स का जहां पर फीचर दिया हुआ है वहां पर चाहो तो लिख लो, पेज नंबर 1.2 पर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना? अरे मिला क्या? उसमें चाहो तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। अच्छा, इट इज मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? कई सारे सब्जेक्ट्स इसमें यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बीसीके में होते हैं। देख, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकली। यस, तो सही आंसर इसका क्या है? डॉर। विच ब्रांच ऑफ डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्स का अलॉटमेंट करना है, ये वाला चीज यहां पर यूज करना है, ये वाला चीज यहां पर यूज करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पूरे देश का रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात करता है। अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस? फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो मर्जी हम खरीदेंगे। 3 तरह के सिस्टम होते थे, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म का मतलब क्या था? अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एडवांटेज? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद, सारा प्रॉपर्टी किसके हाथ में? गवर्नमेंट।
कैपिटलिज्म सारा प्रॉपर्टी किसके हाथ में? प्राइवेट। सिर्फ डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में। और मिक्स इकोनॉमी मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। सर कहां पर सबसे ज्यादा चॉइस का फ्रीडम मिलता है? जो खरीदना खरीद लो। कैपिटलिज्म। कहां पर? कैपिटलिज्म में जबरदस्त बिजनेसमैन जबरदस्त रूप से आपको चॉइस दे। टैक्सेशन इन्वॉल्व्स विच एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? टैक्सेशन में क्या चीज इन्वॉल्व होता है? फेयरनेस, इंसेंटिव टू वर्क, इंसिडेंस, तीनों ही होते हैं ऑल ऑफ द अबव। सर इंसिडेंस का मतलब जब आप जो इनकम कमाया उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस। फेयरनेस, अमीर को ज्यादा टैक्स, गरीब को कम टैक्स। इंसेंटिव टू वर्क, आप जितना ज्यादा कमाएंगे उस पर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ऑल। Suppose we are drawing a supply curve of a farmer. Which of the following will be held constant? फार्मर का सप्लाई कर्व आप बना रहे हैं तो आपको क्या मानना पड़ेगा? जैसे जैसे सामान का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो सप्लाई ज्यादा करेगा। बोलो सप्लाई कर्व बनाते समय क्या क्या चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा? सर इनपुट्स का प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कि वेदर कंडीशंस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कि टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन को कांस्टेंट मानना पड़ेगा? मेरी बात सुनो जरा। सप्लाई कर्व एक फार्मर का अगर देखोगे तो फार्मर का सप्लाई कर्व नॉर्मली क्या होगा? हो सकता है इनइलास्टिक, हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक। अरे सप्लाई कर्व या तो ऐसा होगा या तो थोड़ा ऐसा हो, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग को मानना पड़ेगा सप्लायर जो फार्मर है वो टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है। टेक्निकली स्पीकिंग में आपको बता दूं ये तीनों को हम लोग को कांस्टेंट मानना पड़ता है। किसको? तीनों को। मेरे को लगता है कि शायद यहां पर ये वर्ड होना चाहिए था, तब इसका आंसर डी होता। मतलब लिख लो ये तीनों को कांस्टेंट मानना पड़ता है। वेदर कंडीशंस को, इनपुट्स का, क्योंकि आप एक बार बताइए ना, एक्सेप्ट वर्ड लिख लो। आप एक बार बताइए ना मेरे को। सर लिख रहा हो तो हिंदी में लिख लो बगल में कि ये तीनों को कांस्टेंट मानेंगे, और ये ऑब्वियसली ये कांस्टेंट कहां होगा? प्राइस चेंज हो रहा है ना, ये वेरिएबल। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ, अच्छा एक मिनट रुको, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं तुम लोग बताओ मेरे को जरा। प्राइस ऑफ इनपुट, अगर इनपुट का दाम बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है? घटता है। वेदर कंडीशन अगर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगा। अगर फेवरेबल होगा तो बढ़ेगा, अनफेवरेबल होगा तो घटेगा। टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करोगे तो सप्लाई बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? नहीं समझ में आ रहा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, याद आया? अरे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नहीं समझा? प्राइस तो चेंज होगा ही, तो ये चेंज होगा। ये तीनों कांस्टेंट लिख लो, ये तीनों कांस्टेंट, और इसके लिए लिखो ये चेंज होगा। अरे लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? प्राइस सप्लाई कर बढ़ाते समय क्या बना रहे हो? प्राइस बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ता, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वेयर एवरीथिंग एल्स। अरे यार ये क्या है? प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस घट रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा ना? ये कोई क्वेश्चन है ये? क्या लगता है आपको इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्या? मेरे को तो नहीं लगता। फॉर गिवन गुड के लिए एंजल कर्व इनकम इलास्टिसिटी का कर्व था। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं एंजल कर्व क्या था। ये था एंजल कर्व। एक बार जाकर पेज नंबर बोलोगे क्या तुम लोग मेरे को? एंजल पेज नंबर 2.11 पर मिलेगा आपको। एंजल कर्व नहीं मिला? अरे मिला। उसमें इंफिनिटी नहीं होता पर नेगेटिव होता है।
अब आप लोग बताइए मेरे को, एंजल कर्व हिंदी में लिख लो। इनकम इलास्टिसिटी, 5 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के लिए 5 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी का डायग्राम तुमको बता ना। एंजल, लॉर्ड एंजल, ग्रीक लॉर्ड है एंजल, उनका मुकुट से जो रोशनी निकलती है उसका प्रकाश है। आपको समझ में आ रहा है? तभी तो इसको एंजल बोलते हैं। अब आप लोग मेरे को बताइएगा, एंजल कर्व का मतलब इनकम इलास्टिसिटी के 5 कर्व। तुम लोग बताओ मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ। इंफीरियर, अरे गिफन गुड्स, गिफन गुड्स में क्या होता है? गिफन गुड्स को कई लोग इंफीरियर गुड्स भी मान लेते हैं, पर ये दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग। ये गिफन गुड्स को बोल दिया, मेरे को लग रहा है इसका नियत क्या था? इंफीरियर गुड्स के बारे में सोच रहा था ये। कंफर्म नहीं है भाई, कंफर्म नहीं। तुम क्या करोगे बताओ मेरे को जरा। गिफन को काटोगे और ठीक करके क्या लिखोगे? इंफीरियर। नेगेटिव स्लोप। आप लिख लिए क्या? गिफन नहीं लिखकर इसको क्या लिखना चाहिए था ये लोग को भाई? इंफीरियर। अरे क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अरे असल में गिफन और इंफीरियर सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, परंतु ये लोग तो कई जगह पर सेम मान लेता है ना उसको। इज अ वैलिडेटेड हाइपोथेसिस। वैलिडेटेड हाइपोथेसिस, वैलिड किया हुआ, जिसका वैलिडेशन होता है, वैलिड किया। द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व इज, 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलास्टिसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्क। 2 पॉइंट्स के बीच आर्क। व्हेन द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शुरुआत में तेजी से गिरता है, बाद में धीरे धीरे गिरता है। हाइपरबोला का मतलब लिख लो। क्या बोला? हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। फिक्स कॉस्ट इसी तरह का होता है, याद है? लिख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब शुरुआत में धीरे तेजी से गिरता है, बाद में धर। अरे क्या बोले? शुरुआत में तेजी से गिरता, बाद में धीरे धीरे। तो बोलो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस टोटल एक्सपेंडिचर। तुम लोग बताओ मेरे को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा? शुरुआत में तेजी से गिरेगा, मतलब इलास्टिक डिमांड है कि इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। सोचो। अरे ये वाला पार्ट, अरे शुरुआत में तेजी से गिर रहा है, तो ये वाला पार्ट में क्या है? इस तरह का डिमांड कर्व है ना। इलास्टिक के इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। लिख लो। क्या बोलिए सर? शुरुआत में ऐसा है, बाद में इलास्टिक है। लिख लो, शुरुआत में इनइलास्टिक, बाद में इलास्टिक। अरे नहीं लिखा क्या? कॉपी में लिख लो तुम। शुरुआत में इलास्टिक, माफ करेगा, शुरुआत में इनइलास्टिक, बाद में इलास्टिक। अब आप लोग बताइए मेरे को, अगर तुमको याद होगा एक मैंने वर्ड बताया था, सिंडल। याद आया? कुछ पढ़ाते समय बताया था, सिंडल। एस का मतलब सेम डायरेक्शन, आई का मतलब इनइलास्टिक और एन का मतलब नेसेसरीज। याद आया? आप एक काम करिए, पेज नंबर 2.9 पर जाइए। ये क्या बोलना चाहता है पहले ये दो बोलिए। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना, फिर से बोले। तो शुरुआत के अंदर में इनइलास्टिक होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, बाद में जाकर इलास्टिक होता है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। याद आया? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। एस का मतलब क्या था? सेम डायरेक्शन।
आई का मतलब इनइलास्टिक, एन का मतलब नेसेसिटीज, डी का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, एल का मतलब लग्जरीज, ई का मतलब इलास्टिक ना। अब आप लोग बताइए सर यहां पर क्या होता है, प्राइस बढ़ता है और टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है। प्राइस बढ़ता है और टोटल कॉस्ट अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। तो तुम लोग बताओ मेरे को क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एनी। तुम लोग इस पर हंसी उड़ा रहे थे, वही आंसर मिल गया। अरे नहीं आया समझ में क्या, अरे लिख लो, बिगिनिंग में इनइलास्टिक होता है, हिंदी में जो बोल रहा हूं वो लिखो, बिगिनिंग में इनइलास्टिक होता है, ये लिखो, सॉरी, बिगिनिंग में इनइलास्टिक होता है, तो प्राइस बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है। बाद में जाकर इलास्टिक होता है, बाद में जाकर इलास्टिक होता है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट गिरता है। तो लिखो, प्राइस बढ़ने पर, हिंदी में जो बोल रहा हूं, प्राइस बढ़ने पर टोटल कॉस्ट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और सेम भी हो सकता है। मैं नहीं, आप लोग बताइए 11। अ मूवमेंट अलोंग अ कर्व रादर देन द शिफ्ट, एक कर्व है, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूवमेंट करने का मतलब प्राइस चेंज हो रहा है ना, प्राइस चेंज हो रहा है ना, अरे हाँ या ना। अगर ये कर्व यहां पर शिफ्ट हो गया तो मतलब प्राइस सेम है, बाकी चीज चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, लोगों का दूसरे सामान का प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये दोनों क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नहीं समझे, ब्रैकेट में लिख लो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा क्वेश्चन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई में क्या होगा, प्राइस चेंज होता है। देखिए पहले हिंदी में लिखो, कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में प्राइस चेंज होता है। कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में प्राइस चेंज होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी। क्या लिखा, कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में प्राइस चेंज होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी। ब्रैकेट में लिखो, इनकम, कंज्यूमर का इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज नहीं होता, इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज नहीं होता, तो ए और बी नहीं होगा, ये मतलब है। अरे नहीं आया, बोलते नहीं हो। अब बोलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट, इनोवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब मैं नहीं बोलूंगा, हाउ डज द टीवीसी कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टोटल खर्चा बहुत तेजी से बढ़ेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न,
अरे डिमिनिशिंग रिटर्न है, नहीं समझ में आया? लिखो, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब लिख लो, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट स्लोली बढ़ेगा। अरे जो बोल रहे हैं वो लिखो, आउटपुट स्लोली बढ़ेगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। टिक मारो तुम ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। टिक मारो, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा कि डी होगा? अरे क्या कर रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्या कर रहा है ओए, नहीं समझा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप एक काम करिए, पेज नंबर 6.5 पर चले जाइए, मेरी बुक का पेज नंबर 6.5 पर चले जाइए। वहां पर आप ये बताइए, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है ना। बाद में जाकर 240 से 320, 80 रुपए से बढ़ रहा है, फिर 320 से 500। वर्कर को जैसे जैसे आप काम करने बोलेंगे, 4 शर्ट के बाद उसको बोलेंगे 5वां शर्ट बनाते, तो बोले भाई हमको होटल से खाना खाना पड़ेगा, पैसा एक्स्ट्रा दो। फिर और बोलेंगे और बनाओ 5 के बाद, वो बोलता है मेरे को घर में रहने भी नहीं मिलेगा, मेरे को रात में होटल में ठहरना पड़ेगा और मेरे को पैसा दो। याद आ रहा है कुछ ऐसा एग्जाम्पल? लिख लो, पेज नंबर 6.5 पे थर्ड यूनिट के बाद टीवीसी इज राइजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। थर्ड यूनिट के बाद टीवीसी इज राइजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको हटा रहा हूं मैं, कहां गया? In the short run, level of output, the firm at the optimum will be, शॉर्ट रन आउटपुट पर या तो आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा या तो आपका लॉस सबसे कम होगा। तो आंसर क्या होगा? या ए होगा कि बी होगा कि सी हो जाएगा? सी हो जाएगा ना? अरे सी होगा ना, या तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा या लॉस सबसे कम होगा। If both factor prices and quantity move in the same direction, अगर फैक्टर का प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहा है, क्वांटिटी का मतलब ये लोग शायद आउटपुट बोलना चाहता है, ऐसा मैं मान रहा हूं, बोलो क्या होगा? फैक्टर का प्राइस भी बढ़ रहा है और आउटपुट भी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडेक्स। If the monopoly incur loss in the short run, मोनोपोलिस्ट अगर शॉर्ट रन में लॉस इनकर करता है तो लॉन्ग रन में क्या करेगा? इट विल स्टे इन द बिजनेस, आउट ऑफ द बिजनेस, विल ब्रेक इवन, वो स्टे करेगा। लिख लो, मोनोपोली लॉन्ग रन में हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाता है एक्सेप्ट रेलवेज। लिख लो, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाता है, वो स्टे करेगा बिजनेस में। A cartel which is market sharing will reach the monopoly situation. अगर एक कार्टेल, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए बुक में दिया हुआ नहीं है, अलग से दिया हुआ है। एक कार्टेल का मतलब होता है टीम।
कॉम्पिटिटर लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटर लोग, कई सारे सेलर अगर मान लो मिलकर एक मोनोपोली बना ले, जैसे वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल, ये चारों मिलकर अगर एक टीम बना ले, उसको बोलते हैं कार्टेल। लोग चारों लोग मिल जाए। अ कार्टेल विच इज मार्केट शेयरिंग विल रीच द मोनोपोली ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। अगर सबका प्रोडक्ट सेम है, अब यार एयरटेल का इंटरनेट, वोडाफोन का इंटरनेट, जियो का इंटरनेट, क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? पता ही नहीं है सर। हम लोग तो उनका इंटरनेट यूज ही नहीं करते। वाईफाई यूज करने के बाद में क्या तो तुम एयरटेल और वोडाफोन का इंटरनेट यूज करोगे, रास्ते में भले यूज कर लोगे, यहां पर वाईफाई नहीं है। नहीं तो जमाने ही चला गया। वो 1.5 GB दे रहा है कि 2 GB दे रहा है, कितना मगजमारी करेंगे, पता ही नहीं है कितना GB दे रहा है, पता ही नहीं क्या। चले, ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, हिंदी में लिख लो, कार्टेल का मतलब लिख लो, समझ गए क्या? क्या कई सारे कॉम्पिटिटर मिलकर एक ही प्रोडक्ट, कई सारे कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेल। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा कब? जब गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट, यस, जब बहुत नजदीक के सब्स्टिट्यूट्स हो। देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में स्विच करने में लोअर कॉस्ट लगेगा तब, यस। सर ये क्या बोलना चाहता है? मान लो हम लोग रशिया का पेट्रोल खरीद रहे हैं, सस्ते में मिल रहा है, $45 का डिस्काउंट दे रहा है, देने को वो $35 का डिस्काउंट दे रहा है, पर इफेक्टिवली टर्न आउट टू बी $45 का डिस्काउंट। वो बोल रहा है कि वॉर चालू होने के पहले जो दाम था उसमें हम $35 का डिस्काउंट दे रहे हैं, रशिया बोल रहे हैं। तो करीब करीब $45 का डिस्काउंट मिल रहा है रशियन क्रूड ऑयल। यूरोपियन कंट्री धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, पिछले महीने से पहले ज्यादा खरीद रही है, बोल रही कुछ ज्यादा है, बोलना वो लोग का कुछ अलग है और करना कुछ अलग है उनका। रशियन स्टॉक मार्केट अगेन बढ़ना चालू हो गया, रूबल का स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो गया, रूबल वहां की करेंसी। परंतु इंडिया के ऊपर वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि तुम लोग सस्ता पेट्रोल रशिया से क्यों खरीद रहे हो? अरे यूरोप की सारी कंट्री खरीद रही है, रशिया से बोल रही कुछ अलग है, कर कुछ अलग रही है। परंतु रशियन क्रूड $45 डिस्काउंट पर तो मिल रहा है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो मशीनों के लिए खराब है, सस्ता क्वालिटी का है, उसमें ऑयल ज्यादा है, वो मशीन पे चिपक जाता है, मशीन को खराब करता है, मेंटेनेंस ज्यादा लगता है, प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लगता है, प्रोसेसिंग का कॉस्ट थोड़ा माइनर ज्यादा लगता है। अरे समझ रहे हो? तो मेरे लिए मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया के पेट्रोल की जगह पर, क्रूड ऑयल की जगह पर रशिया का क्रूड खरीदेंगे, सस्ता माल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अरे दाम अगर गिरता है तो मैं क्वांटिटी ज्यादा सब्स्टिट्यूट करूंगा, कब करूंगा? जब अगर मैं उसमें स्विच करने में खर्चा कम लगेगा तो मैं जल्दी कर दूंगा। देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस, मेरे को दिक्कत कम होगी, कॉस्ट भी कम लगेगा और दिक्कत भी, मशीनें भी कम खराब होगी, तो मैं जल्दी सब्स्टिट्यूट करूंगा। अरे नहीं समझ में आया? कॉस्ट भी कम लगेगा और दिक्कत भी कम होगा, तब मैं सब्स्टिट्यूट ज्यादा करूंगा। ऑल दीज ना, तुम लोग बताओ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और प्रोडक्शन में क्या होता था? प्रोडक्शन कब होता था? शॉर्ट रन में, और स्केल कब होता था? लॉन्ग रन। ऑप्शन में देखो ना, सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ? वाओ भाई साहब, आइसो क्वेंट आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, याद नहीं है? मतलब ये क्या क्वेश्चन क्या है? ये नहीं मिला क्या तुमको? Who describes production function as the relation between maximum amount of output can be produced and to make the required to make that output? Samuelson. The concept of marginal cost is closely related with, नजदीक से related है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, है ना? काफी हद तक अगर कॉस्ट आर लीनियर तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज, फिल इन द ब्लैंक्स करो। अगर कॉस्ट लीनियर है, नो बॉल, अरे नो बॉल नहीं, ये क्या बोला था मैंने?
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। याद आया? एक मारो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट काफी हद तक वेरिएबल कॉस्ट से मिलता जुलता। अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0 है, नहीं 0 नहीं है, डांडिया खेलेंगे। एमपी कट्स एपी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एपी। When the marginal product of labor is equal to average product, है ना? Time element in none of these. चल, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट इज। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? मोनोपोली के प्रोडक्ट का क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर दूसरे सामान का दाम गिरता है तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। लिख लो, मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक होता है ना? अरे परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, भी होगा ना। अरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अच्छा तुम लोग को याद है मोनोपोली में क्या होता था? डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता था। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता था? इलास्टिक। इलास्टिक ना, डज नॉट फेज अ परफेक्टली इलास्टिक। अरे यार अजीब है बात। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल, इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। सप्लाई शेड्यूल इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म, प्योर कंपटीशन में सप्लाई क्या होना चाहिए? MC curve above the average variable cost is the short run supply curve। हिंदी में लिख लो, MC curve above the ABC curve, MC curve above the ABC curve, AVC curve। याद आ रहा है कुछ? पेज नंबर बोलूं? MC curve above the ABC curve is the supply curve of a perfect competition। MC curve above the ABC curve is the supply curve of a perfectly competitive firm। अरे भाई क्लियर है कि नहीं? तो बताओ मेरे को आंसर क्या होगा इसका? सप्लाई कर्व कौन सा होता है बोलो? MC कर्व ना। अच्छा अगर मान लो इसमें एक कर्व दे देता ABC, तो आंसर क्या होता? तो भी मार्जिनल कॉस्ट ही होता है। ये होता है सप्लाई कर्व। टर्निंग पॉइंट ऑफ अ बिजनेस साइकिल, टर्निंग पॉइंट क्या होता है?
ये होता है ना टर्निंग पॉइंट। लीडिंग से भी होता है, लैगिंग से भी होता है, कोइंसिडेंट से भी होता है टर्निंग पॉइंट। अच्छा, प्रिडिक्टेड भाई, माफ करिएगा, प्रिडिक्टेड किससे होता है? लीडिंग से। माफ करिएगा, स्लिप ऑफ पेन। आइडेंटिफाई बोलता तो तीनों से होता है, लीडिंग इंडिकेटर से टर्निंग पॉइंट। मतलब जिस दिन स्टॉक मार्केट बॉटम आ गया, मान लो वो डिप्रेशन, इसके बाद 6 महीने बाद डिप्रेशन आएगा, वहां से इकोनॉमी रिकवर करना चालू आएगा। जहां से स्टॉक मार्केट पीक पर आ गया, मान लो 6 महीने बाद मैक्सिमम आएगा, उसके बाद गिरना चालू। स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज 6 months in advance, minimum 6 months to 12 years in advance. Stock markets. Fluctuations in economic activities are due to, तुम लोग बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशंस क्या चीज के चलते होता है? चेंज इन मनी सप्लाई के चलते होता है। चलिए, मनी सप्लाई के चलते। अब तुम बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड तो वही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अरे बात नहीं समझे क्या? मैंने बोला फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। ये होगा क्या आंसर? चल, बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में अगर इसका, मेरी बात ध्यान से सुनो फिर बोलना तो, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, एस का मतलब सब्स्टिट्यूट्स, ओ का मतलब अनरिलेटेड। याद आया? माफ करिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, तुमने बोलोगे। जितना कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा होगा उतना ये इधर की तरफ जाएगा, जितना सब्स्टिट्यूट ज्यादा होगा वो इधर की तरफ जाएगा। अभी भी नहीं समझे हम क्या बोले, फिर से बोलते, फिर से बोलते, फिर से बोलते, फिर से बोलते, फिर से बोलते। ये है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, ये है सब्स्टिट्यूट्स के लिए, ये है अनरिलेटेड। यही होता है ना, सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा होगा ये कर्व जो है इतना नीचे की तरफ जाएगा। क्लोजर द सब्स्टिट्यूट्स इलास्टिसिटी विल बी इंफिनिटी। क्या कर रहे हैं तुम लोग? भूल गए हो सब कुछ। परफेक्ट इलास्टिक किसमें होता है? पर जिसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। अरे भूल गए हो यार तुम लोग, ये क्या होता है बताओ मेरे को। जीरो, गुड्स विथ नो सब्स्टिट्यूट्स। यस सर, अभी यस सर, उस समय नहीं यस सर, नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला। अरे ये क्या होता है? जीरो, गुड्स विथ नो सब्स्टिट्यूट। 0 to 1, 1, मोर देन 1। इंफिनिटी किसमें होता है? सुपर लग्जरी, गुड्स विथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक का दाम जरा सा बढ़ाओ, दूसरे का डिमांड भयानक बढ़ जाएगा। एक का दाम जरा सा घटाओ, 1 पैसा घटाओ, दूसरे का डिमांड इनफाइनाइट रूप से चेंज हो जाएगा। याद आया कुछ? याद नहीं आ रहा? हिंदी में लिखना हो तो लिख लो। पेज नंबर बोलो इसका, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पेज नंबर बोलो इसका जरा। क्रॉस इलास्टिसिटी बोल रहा हूं मैं, 2.13 लिख लो। जितना क्लोजर सब्स्टिट्यूट होता है इलास्टिसिटी उतना, इलास्टिक कर्व उतना फ्लैटर होता है। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? अरे बोलना, नहीं आया? अरे बोलना यार। वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंज, आफ्टर
आफ्टर का मतलब क्या? लैगिंग। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज एंड आर अफेक्टेड बाय द वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। एक काम करें, मेरी बुक में पेज नंबर 9.6 पर आइए। पॉइंट नंबर एच पढ़िए, साइकोलॉजी ऑफ बिजनेसमैन। अब ये पढ़िए, आप देखिए समझ में आए। सर आपने बगल में उसका नाम दे दिया पिगो। पिगो ऑप्शन तो समझ में आ गया, पर ये बोलना क्या चाहता है? अब पढ़ो, बोलना क्या चाहता है ये समझ में आएगा। बिजनेस साइकिल का सवाल है। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, तुम लोगों को याद आ जाएगा, वहां पर लिखा हुआ होगा मेरे बुक में पेज नंबर 9.6 पर पॉइंट नंबर एच में लिखा होगा। सर अगर बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्ट फील करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, अगर बिजनेसमैन पेसिमिस्ट फील करेंगे तो कंट्रैक्शन होगा। लिख लो हिंदी में। अगर बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्ट फील करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, पेसिमिस्ट फील करेंगे तो कंट्रैक्शन होगा। पिगो। Businesses whose fortunes are closely linked with the rate of economic growth. तुम लोग से ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम्हें जवाब जरूर दोगे। साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स नहीं याद है? साइक्लिकल्स का उल्टा क्या होता है? डिफेंसिव। साइक्लिकल्स का उल्टा क्या? डिफेंसिव। नहीं समझ में आया? साइक्लिकल्स का उल्टा डिफेंसिव। अरे हाँ या ना तो बोलो भाई, नहीं आ रहा है? लिख लो हिंदी में। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एक्सपेंशन के समय बहुत तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय बहुत तेजी से लॉस बढ़ता है। नहीं समझा? एक्सपेंशन के समय तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय तेजी से लॉस बढ़ता है। अरे यार, साइक्लिकल्स में क्या आते हैं, डिफेंसेस में क्या आते हैं बताओ। साइक्लिकल्स में क्या आते हैं? लग्जरी गुड्स, बड़ी छोटी नहीं होता, लग्जरी। कैपिटल गुड्स, मशीनरी बनाने वाली कंपनी, एयरलाइन कंपनी, टूरिज्म कंपनी, होटल की कंपनी, इनको बोलते हैं साइक्लिकल। पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लग्जरी गुड्स। मतलब जब लोगों का, अरे यार जिन प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है वो कंपनी साइक्लिकल होती है, और जिनकी इनकम इलास्टिसिटी कम होती है वो डिफेंसिव। डिफेंसिव जैसे फार्मा, एफएमसीजी, आईटी कंपनी, यूटिलिटी कंपनी, इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज अ डिफेंसिव, टेलीकॉम इज अ डिफेंसिव, टेलीकॉम कंपनी इज अ डिफेंसिव। मंदी आएगा तो भी तुम इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बंद नहीं करोगे, दवाई खाना बंद नहीं करोगे। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग गुड्स, शैम्पू करना बंद नहीं करोगे। नहीं समझ? कर दोगे बंद? अब यार ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको जवाब नहीं दूंगा। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन द मार्केट। ग्लोबलाइजेशन, ये किसका आ गया? बीसीके का आ गया। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड integration between the countries. Supply creates its own demand. This statement was given by, देखना पड़ेगा, Allen. The demand curve slopes downward due to, अरे यार, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था किसने? मार्शल ने। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया था? हिक्स एंड एलन। अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, बोलो क्या होगा? राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्या होगा? जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा। ये होता है ना एरिया कंज्यूमर सरप्लस का। अरे प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा। या तो कंज्यूमर सरप्लस का एक और फॉर्मूला होता है, एमयू माइनस प्राइस, एमयू माइनस प्राइस।
अरे हाँ या ना, लिख लो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा। अरे मैथ्स नहीं समझे क्या? अरे एक मिनट, कंज्यूमर सरप्लस अगर मान लो 50 माइनस 10 है, 50 माइनस 12 है, 50 माइनस 15 है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर सरप्लस का आंसर कम आएगा ना। लिख लो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा। फॉर्मूला नहीं लिखे हो बीच में, रीजन नहीं लिख रहे हो क्या? रट्टा नहीं मार रहा है? फोर्टी का आंसर दो, ठीक से बोलो, जल्दी मत करो। आप एक काम करिए, आप अपने आप इंडिफरेंस कर्व में जाइए, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप लोग जाइए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलिए, पेज नंबर 4.7 पर आइए, अब आप लोग जवाब दीजिए। पेज नंबर 4.7 पर आइए। Indifference curve for these two goods are straight parallel lines with a constant slope along the curve. चलिए, स्ट्रेट पैरेलल लाइन गलत वर्ड है, ये पैरेलल देखकर ही मैं बोला कि ये क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन। बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन, सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें 40 का बोथ भी तो हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोथ भी तो होगा। आंसर डी होगा इसका। चलिए खत्म करते हैं। व्हाट आर द मेन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस? बोलो। ऑल ऑफ द अबव। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आउटपुट मैक्सिमम है, ऑल। सर आपको मैंने बताया था स्टेज 1 और स्टेज 3 को एब्सर्ड बोलते हैं, याद आया? इकोनॉमिक नॉनसेंस। स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर नोन एज इकोनॉमिक नॉनसेंस, याद आ रहा है? लिख लो, स्टेज 1 स्टेज 3 इकोनॉमिक नॉनसेंस, स्टेज 2 इज द करेक्ट आंसर। द राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये वाला पार्ट किस चीज के चलते होता है? इंक्रीजिंग पार्ट क्या चीज के चलते होता है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम लोग बताओ, ये वाला क्लास में कराया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है। वेरी गुड। ये है मान लो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई मोनोपोली का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? हिंदी में लिखना है तो लिख लो, इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। इनइलास्टिक डिमांड। अरे 0 to 1, अरे इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अरे यार भूल गए हो क्या? लिख लो हिंदी में, प्राइस इलास्टिसिटी। एक मिनट में पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 2.
पेज नंबर 2.6 लिख लो। प्राइस इलास्टिसिटी टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑल होगा ना, अरे ऑल होगा तो भाई टाइम पीरियड के ऊपर। शॉर्ट टर्म में डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। लॉन्ग टर्म में डिमांड इलास्टिक। टाइट डिमांड की प्रोडक्ट, टाइट प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक, पर ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक। प्राइस रेंज, बहुत महंगे सामान इनइलास्टिक, बहुत सस्ते सामान इनइलास्टिक, बीच के सामान इलास्टिक। भाई साहब ये सब बताने की जरूरत नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन प्राइस ना। ओ माय गॉड, इससे तो क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड होगा ना। ये तो इससे भी तो चेंज इन डिमांड होगा ना, ए से भी। फुल कैपेसिटी इज यूज्ड इन विच मार्केट कंडीशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लिख लो, हिंदी में लिख लो। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में एक्सेस कैपेसिटी होता है। मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होता है। मार्केट चैप्टर है ये। कौन सा चैप्टर है? मार्केट। खत्म करते हैं। इफ इंक्रीजिंग रेलवे फेयर, अरे यार ये एयर फेयर का सवाल था हमारे बुक में, तुम लोग बताओ, अभी पढ़ा था सिंडल। इफ इंक्रीजिंग रेलवे फेयर इंक्रीजेस रेवेन्यू एंड डिक्रीजिंग रेलवे फेयर डिक्रीजेस रेवेन्यू। बोलो, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस गिराएंगे तो टोटल रेवेन्यू गिरेगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? सिंडल, एस फॉर सेम डायरेक्शन। इनइलास्टिक, नेसेसरीज। इनइलास्टिक ना, नहीं याद है? और इनकम इलास्टिसिटी में था डेंसेल, इसमें था सिंडल और इसमें डेंसेल। याद आ रहा है? क्या होगा? 0 to 1। चल खत्म। अरे इसको हटाए कि ना आए? अरे बोलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? भाई साहब ये ए नंबर जो है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है। बोलो क्यों? बोलो बोलो क्यों? क्योंकि ये आपके पुराने सीपीटी के सिलेबस में था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी लिख लो। ये पुराना एमटीपी से उठा कर दे दिया। Microeconomics is a study of behavior of economy. False. Positive economics focuses on welfare of the people. False. In a too good economy, the PPF, ये सिलेबस के बाहर का सवाल है, मैं दिमाग पर जोर नहीं देना चाहूंगा। अरे हटाएं कि नहीं? इसके हर पॉइंट पर टोटल प्रोडक्शन सी। Which of the following is not a part of opportunity cost of going on a holiday? हॉलीडे पर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। नहीं है। बोलो। देखो भाई, बात ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब मैं तुमको बताता हूं एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन के साथ। मैं तुमको बता रहा हूं, समझो। तुम लोगों को कॉस्ट पढ़ाते समय मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़कर क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट जो सामने दिखता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। और जो हिडन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया ना?
अरे जो सामने दिखता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। और जो हिडन होता है उसको, हॉलिडे पर जाओगे तो कौन सा कॉस्ट दिखेगा? फ्लाइट का खर्चा दिखेगा, वहां पर जाकर खाओगे उसका खर्चा दिखेगा, तो अकाउंटिंग कॉस्ट है। अरे बोलो भाई, नहीं, वो तो दिखता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर उसी टाइम पर हम काम करते तो क्या कमा पाते? नहीं कमा पाए, वो नुकसान हो गया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे क्या बोला मैंने, सुना? अगर एक लेबर क्लास का आदमी है, रोज मजदूरी करता है, और वो बोलता है हम कि हफ्ते भर के लिए छुट्टी पर जाएंगे, तो उसका अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होगा? हफ्ते भर में जो खाएगा, जो फ्लाइट में उड़कर जाएगा, मजदूर है, एयरक्राफ्ट में जाएगा, लग्जरी क्लास में मान लो, तो वो तो विजिबल कॉस्ट है। क्वेश्चन का प्रॉब्लम में देखो, इन सब क्वेश्चन के मेरे पास आंसर नहीं है, आई डोंट हैव द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन का प्रॉब्लम। द मनी यू स्पेंट ऑन अ थिएटर शो, ये तो अकाउंटिंग कॉस्ट है। द मनी यू कुड हैव मेड इफ यू स्टेड एट होम एंड वर्क, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी यू स्पेंट ऑन एयरलाइन टिकट, ये अकाउंटिंग कॉस्ट। द मनी यू स्पेंट ऑन फूड, भाई ये कहां का फूड है? छुट्टी के टाइम का फूड है, अकाउंटिंग कॉस्ट। अब मैं क्या बोलूं, तुम लोग बताओ, क्वेश्चन क्या है? अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन का आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नॉट नहीं होगा, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट। और मेरे को पक्का मालूम आंसर में अलग दिया होगा, पक्का। टैलेंटेड है भाई। सभी ये सब आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है सर। ये आया कहां से मत पूछो। पुराने सिलेबस में नेशनल इनकम था, सीपीटी में, उसका एमसी। चलिए, no matter what the price of coffee, Ram always spend a total of exactly ₹100 per week on coffee. वाओ भैया, कॉफी का दाम कुछ भी हो, मेरे को 100 रुपए का कॉफी पीना। एक नीला पत्ती, नीला पत्ती ना 100 रुपया, तुम सोच रहे नीला पत्ती, एक नीला पत्ती मेरे को, 100 का नोट तो ब्लू होता है ना, इसलिए नीला पत्ती बोलते। क्या हरा है? एक मेरे को 100 का पत्ती यूज करना है, बोलो कॉफी के लिए। प्लीज, कॉफी के लिए मेरे को 100 रुपया यूज करना है। सोचकर जवाब दो, मेरी बात जरा शांति से समझिए, क्या है इसका मतलब? अगर प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घटा तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। नहीं समझे? मेरा टोटल कॉस्ट सेम, प्राइस बढ़े तो भी मेरा टोटल कॉस्ट सेम, प्राइस गिरे तो भी मेरा टोटल कॉस्ट सेम। यूनिटरी इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक? यूनिटरी इलास्टिक। नहीं समझ में आई यूनिटरी? इधर देखो, सिंडल सिंडल सिंडल, सिंडल में जाओ, सिंडल का पेज नंबर बोलो। सिंडल पेज नंबर 2.9, मेरी बुक पे पेज नंबर 2.9 पर जाओ और बोलो, बोलते जाओ। सिंडल में क्या बताया था? एस मतलब अरे सेम डायरेक्शन, इन इलास्टिक, नेसेसरी, यही था ना। डिफरेंट डायरेक्शन, लग्जरीज, इलास्टिक। और बीच में क्या होता है? नो डायरेक्शन। प्राइस बढ़े या घटे मेरे टोटल कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। लिख लो हिंदी में, प्राइस बढ़े या घटे मेरा टोटल कॉस्ट सेम रहता है। प्राइस बढ़े या घटे मेरा टोटल कॉस्ट 100 रुपया हमेशा सेम रहता है।
अरे क्लियर ना? चले इसको हटा रहा हूं मैं, बोलो यार। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉज, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, पहले ये बता दो। वो तो तुम समझ में आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या बोलना चाहता है। रट्टा हुआ है इसीलिए तुम लोग कोई भूल रहे हो। मेरा फेवरेट स्टेटमेंट बोलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट बोलो, अपने आप आंसर आ जाएगा उस स्टेटमेंट में। जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा, एमयू 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 कम होती जाएगी। टिक मारो, आगे बढ़ो, आंसर। क्या लिखता है? टोटल यूटिलिटी टू फॉल, फॉल आदमी घबरा जाएगा। फुल बोलो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा ना? सैचुरेशन पॉइंट के बाद जैसे जैसे यूज करते जाओगे ऐसे ऐसे उसको पाने की इच्छा नेगेटिव होती जाएगी। याद नहीं है? पैसा मांगने लगोगे तुम, खाएंगे पानी भी पिएंगे और पैसा भी दो। याद नहीं आ रहा है? लिखो, सैचुरेशन पॉइंट के बाद एमयू नेगेटिव होता है, लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी फॉल होता है। कौन सा यूनिट बताओ तो, कौन सा यूनिट बोलो? रेगिस्तान, मतलब लिख लो डेजर्ट में। अरे कौन सा यूनिट भाई? 5th यूनिट के बाद लिख लो, पेज नंबर 4.3, डेजर्ट एग्जाम्पल में फ्रॉम ऑनवर्ड्स, छठा कप ऑनवर्ड, 6th कप ऑनवर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। पानी की जगह रसगुल्ला लिखते, मजा आता। मिठाई जिसको पसंद है रसगुल्ला। अरे समझ गए ना? अरे हाँ या ना? बोलो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कम इनटू बीइंग व्हेन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन की लॉन्ग रन? तुम लोग जवाब नहीं देते हो। शॉर्ट रन। अब टिक मारो, आगे बढ़ो। There is a fixed factor and a variable factor. Demand for electricity is elastic. टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इनइलास्टिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इनइलास्टिक, परंतु ये लोग बोल रहे हैं इलास्टिक है। क्यों? किस कब इलास्टिक होगा? जब उसका मल्टीपल यूज होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को खाओगे भी, पहनो, अरे नहीं मजाक कर रहा हूं मैं। खाओगे मतलब खाना पकाओगे, पहनोगे मतलब कपड़ा धोगे इलेक्ट्रिसिटी से। अरे समझ रहे हो? नहाओगे मतलब इलेक्ट्रिक शावर से नहाओगे, बिजली का करंट गिरेगा उसमें। अरे क्या क्या बात करें, तुमको समझ में आ गया ना? It has alternative uses. Elasticity of supply to the degree of responsiveness of a supply to a good change in its, कितना बकवास बचपना वाला क्वेश्चन। मतलब मैं क्या बोलूं,
सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ, टू पढ़ के आदमी रेशियो समझने लगेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज होगा ना, हे प्रभु, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। कितना थ्योरेटिकल गंदगी है। कौन सा फॉल्स है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तुम लोग ढूंढ कर बताओ, बताइए कौन सा सी। ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बताता। इस फॉल्स बोला है, फॉल्स बोला है। ये ट्रू है। For a price taking firm, AR equal to MR equal to price. अरे सही है कि गलत है? नहीं आ रहा है? आई। Which among the following is an attribute of economic activity? They are driven by rationality and not by altruism, sentimental reason, emotional reason. एकदम वर्ड हम लोग का बुक में था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही का यही था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय रैशनलिटी। Xmart stock goods from various sellers in its huge stores and charges money to advertise sell specific products. अपनी दुकान में सामान रखता है, अपनी ह्यूज दुकान में, जैसे पैंटालून है, and charges money to advertise sell specific product. What can Xmarks be termed as? Aids to trade. चलिए, नहीं समझ, इंटरमीडियरी भी बोल सकते हो, बेटर रहेगा एड्स टू ट्रेड बोलने की जगह इंटरमीडियरी बोलो। ब्रोकर है, ब्रोकर डीलर है, डीलर। ब्रोकर नहीं बोलना चाहिए, मार्केट प्लेस बोलते हैं। होटल्स का भी बिजनेस है, एफएमसीजी का भी, और आईटीसी इन्फोटेक इसका एक सब्सिडरी है। फॉर अ बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डेट्रीमेंटल इफ, इन्फ्लेशन विल बी मोस्ट नुकसानदायक इफ इट इज एक्सट्रीमली हाई होगा, बहुत नुकसानदायक होगा, बहुत ज्यादा नुकसानदायक, मोस्ट डेट्रीमेंट। अरे नहीं समझा गया? अरे मोस्ट डेट्रीमेंटल मतलब सबसे नुकसानदायक कब होगा? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता। तुमको मालूम है ना, श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, श्रीलंका देश डिफॉल्ट हो चुका है, और यही हालत होगा कुछ वर्षों में रूस का। जहां पर ओलिगार्की होती है वहां पर प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोग पावर में रहते हैं, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, वो देश खत्म हो जाते हैं समय के साथ। पाकिस्तान डिफॉल्टर कंट्री, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया क्योंकि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, वो प्रेसिडेंट जो है वो फैमिली मेंबरशिप बन जाते हैं प्रेसिडेंट, वहां पर कोई काम नहीं है। MRTP Act was replaced by competition. Responsiveness of demand with change in its price is called price elasticity. भाई साहब, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, आगे बढ़ूंगा। अरे परपीचुअल सक्सेशन किसमें होता है?
देखो एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे परपेचुअल सक्सेशन, देखो बोलना ठीक नहीं है, आंसर तो तुम डी कर सकते हो, बट आई बिलीव एलएलपी में नहीं होता। ठीक है, थ्योरेटिकली बोल सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे लैब, उसमें तुमको याद है 2 पार्टनर से अगर कम हो जाए तो 6 महीने के भीतर तुमको नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ाना पड़ता है, याद आया? अगर सारे पार्टनर मर जाए तो फिर एलएलपी चलेगा कैसे? टेक्निकली स्पीकिंग तो चलना नहीं चाहिए, नया पार्टनर ले आओ तो चलता रहे, पर कंपनी में शेयर होल्डर से तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या हो रहा है? 2 तरह का स्कैनिंग होता था, पेस्टल और स्वॉट। पेस्टल और स्वॉट याद आया? पेस्टल और स्वॉट लिखना हो तो लिख लो, 2 तरह का इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ओनली हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ मार्केट, सिर्फ मार्केट का लैंडस्केप जानने के बारे में बताता है, सिर्फ क्या सिर्फ? फॉल्स, इट हेल्प्स इन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नहीं समझा? अरे ये स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ है ना, इसीलिए गलत है, ऑल्सो लिखा रहता तो सही रहता। स्विट्जरलैंड की फूड एंड ड्रिंक कंपनी, स्विट्जरलैंड का एक हलवाई था, उसका नाम मैं बताता हूं, हेनरी नेस्ले, पढ़ा हुआ है? आंसर दो, स्विट्जरलैंड का एक हलवाई था, उसका नाम था हेनरी नेस्ले। आरबीआई, सेबी, आईआरडी आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी? रेगुलेटरी, रेगुलेटर है, लिख लो, ये लोग रेगुलेटर है, रेगुलेटर। क्या हो गया? नाबार्ड रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू ऑल एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स। The profit and loss account of Ganpati Agarbatti showed that the revenue was exactly equal to the expenditure. ब्रेक इवन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन। सी नंबर देखो, ऑप्शन क्या दिया हुआ? हे प्रभु, डबल एंट्री अकाउंटिंग बैलेंस, ये क्या होता है? नाम भी पहला बार सुन रहे हैं। 73 का आंसर नहीं है मेरे पास। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, ये तो पक्का ऑल ही होना चाहिए, पढ़ लो। प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक टर्निंग थ्रेट्स टू फर्म एडवांटेज, एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज, ऑल ना? भाई साहब, नॉट अ फॉरेन कंपनी, ये इंडियन कंपनी, हमारे देश का। प्राइवेटाइजेशन may not be conceptualized in form of, क्वेश्चन पढ़ो क्या है? प्राइवेटाइजेशन इसमें कौन सा नहीं है? कुछ तो नाम ठीक से देता, बोले इजी क्वेश्चन है। डेडिकेशन, अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, ध्यान से नहीं देखोगे तो गलती हो जाएगा। नाम डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो सच्ची में गलती कर दोगे, गलती होने का चांस है। विच इज नॉट अ सेबी फंक्शन। मैं तुमको बताता हूं 3 फंक्शन है सेबी के। लॉ बनाता है, इंप्लीमेंट करता है और जजमेंट पास करता है। लॉ बनाता है, इंप्लीमेंट करता है और जजमेंट पास करता है। तो मेरे को आंसर बोलो
क्वासी फिस्कल, क्वासी मतलब सेमी। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट। मैं तुमको बता दूं एडीआर क्या होता है। अगर एक इंडियन कंपनी भारत में अगर आईपीओ लेकर आती, भारत में शेयर बेचती, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। इंडियन कंपनी विदेश में रजिस्टर किए बिना, एक बार फिर से बोलो, इंडियन कंपनी यूएस में रजिस्टर किए बिना अपने इंडियन नाम पर, कौन से नाम पर, अपने इंडियन नाम पर अगर विदेश में शेयर बेचती, शेयर नहीं बोलते उनको, डीआर बोलते, क्या बोलते हैं, डीआर, डिपॉजिट रिसीप्ट, तब उसको बोलते हैं। अगर अमेरिका में बेचेगा तो एडीआर, अदर देन यूएस में बेचेगा तो जीडीआर। क्या बोला मैंने, सुना? आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में देखते हो वो लोग एडीआर जीडीआर के प्राइस देखते होंगे। कोई कंपनी रिजल्ट लेकर आता है शुक्रवार को शाम को, तो मंडे को उसका प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। एडीआर जीडीआर में दिखता है कि यूएस मार्केट में उसका दाम क्या चल रहा है। ऑप्शन देखो, एसेट डिपॉजिट रिसीप्ट, एसेट मतलब क्या बोलूं मैं, अमेरिकन डेफिसिट रिकॉर्ड, ट्रंप, अमेरिकन डेफिसिट। भाई साहब ये सब मैं नहीं बता सकता, ये मतलब क्या बोलूं मैं, चैप्टर है पूरा का पूरा। नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रू, designated partner true, hybrid form true, incorporation is not mandatory false। क्या हो गया? which of the following is not a part of internal environment, internal, आओ सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के पेज नंबर 11.4 पर जाकर देख करके बताओ। लेबर यूनियन, कॉर्पोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब तीनों इंटरनल है। ये सब तीनों क्या है, इंटरनल, और ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बनाता है ये लोग। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स द फॉलोइंग। पेज नंबर 12.13 पर जाओ जरा, पेज नंबर 12.13 पर जाओ जरा। नहीं गए क्या? वहां गेल इंडिया लिमिटेड में ओनरशिप ग्रुप किसका है, देखो, दिख गया? पेज नंबर 12.13 नहीं दिखा? अभी समझ में आ रहा है? बोलो ना यार। फॉरेन ब्रांड्स वेर वेलकम्ड इन इंडिया, आइए आइए आइए, एंड वेर ऑल्सो यूज टू यूज देयर फॉरेन ब्रांड नेम, फॉरेन का ब्रांड नेम लाकर इंडिया में माल बेचो। एलपीजी, एल है कि पी है कि जी है? एलपीजी ऑप्शन है क्या? हाँ, ग्लोबलाइजेशन है ना ये। (83) के लिए मैं तुमको पेज नंबर बताता हूं। पेज नंबर 14.6 पर जाकर देखो, सेक्शन 14 इज द आंसर। A company said to undergo what when its assets are sold up टुकड़े टुकड़े rather than one single entity, liquidation, टुकड़े टुकड़े करके बेचते। 3.13 पर मिलेगा आपको, नहीं मिला? पेज नंबर 15, पेज नंबर लिख लो, लिक्विडेशन। भाई साहब
मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ और टुगेदर डिराइव बीसीके। कौन सा? अरे नहीं 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 नहीं, मैं दूसरा बात कर रहा हूं। ये तीनों ही फीचर हैं, आप समझ नहीं रहे। ये तीनों ही सही फीचर है, ए बी सी तीनों ही फीचर है, पर इनमें से ये कौन सा है पहले ये बताओ। और जाकर पढ़ो, बीसीके इज वास्ट, बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, और एक और है बीसीके इज एक्लेक्टिक। ये ऑप्शन। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा चीज में क्या मतलब है, ये समझ में आ रहा है क्या? पेज नंबर बोलो 10.1। नहीं मिला अभी भी? अरे मिला? नहीं मिला अभी भी? अरे बोलिए भाई। गेन फॉर वन इज अ लॉस फॉर समवन एल्स। देखो देखो देखो, ये उसी पेज पे है। गेन एक आदमी का फायदा, एक आदमी का नुकसान। दिस कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। एक आदमी का फायदा और एक आदमी का नुकसान, बिजनेस एनवायरमेंट में जाओगे। 11.1 बोलो। मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। हाँ, मल्टी फेसेटेड दिख रहा है रावण। अरे रावण थोड़े नहीं होता है वो। आपको ये समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम क्या है, किस फीचर में आ रहा है, वो चीज बताना है। बैंक ऑफ मदुरा को आईसीआईसीआई बैंक ने लिया था। पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज अ कोर मोटिव बिहाइंड इट, विच इज पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट। भाई साहब ये मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बोलकर एक चैप्टर था ना, था ना? उसमें पुराने जमाने में मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2018-19 की बात कर रहा हूं। उसमें कई चीजें सिलेबस में थी, वो हटा दी गई। पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज अ कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओवरऑल, होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल। भाई साहब नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई बोलो। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग, collection of foreign institutional data, banker to the government funding, NABARD। वैसे तो चारों फंक्शन। चलिए, गलत क्वेश्चन। नाबार्ड को भी फंडिंग करता है। चलिए, वैसे फंडिंग वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रॉन्ग होगा। नाबार्ड को फंडिंग, किसी कमर्शियल बैंक को फंडिंग भी नहीं करता, फंडिंग किसी को नहीं प्रोवाइड करता कि डायरेक्ट आपको फंड दे दे। डी ऑप्शन मान सकते हो, डायरेक्ट फंड नहीं प्रोवाइड करता। लोन चाहिए तो हमसे ले लीजिए। बोलिए, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है? हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू बाय इज कॉल्ड बिड, या फिर बिड होगा कि आस्क होगा? आपको मैंने बताया था बिड आस्क। अगर कोई शेयर का दाम चल रहा है 20 रुपए 21 रुपए, इसका मतलब पहले बिड होता फिर आस्क होता। बिड और आस्क का मतलब 20 रुपए का मतलब अगर आपको खरीदना है तो बाजार में किससे खरीदोगे? 21 पर। अगर आप बेचने जाएंगे तो मार्केट में कितना पर बिकेगा? 20। अभी भी नहीं समझ में आया? अगर मेरे मार्केट में दाम चल रहा है 20-21, तो अगर मेरे को खरीदना है तो किस पर खरीदूंगा मैं? 21 पर। मेरे को बेचना है तो 20। ये 21 है, द लोएस्ट प्राइस द मार्केट सेलर इज आस्किंग। दिस इज द लोएस्ट प्राइस। ये बताया था मैंने, लोएस्ट प्राइस द सेलर इज आस्किंग। 21 से नीचे हम नहीं देंगे, लोएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस द बायर, मार्केट का बायर इज विलिंग टू पे हाईएस्ट प्राइस। आया नहीं अभी भी? अरे आया ना? बिड 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 बिड, बदला, बीटा। स्टेक होल्डर में कौन कौन होते हैं?
कॉम्पिटिटर नहीं होते स्टेक होल्डर। चलिए, द कॉर्पोरेट प्रेशर टू इंक्रीज एंड इंप्रूव डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को बढ़ाना इन द कंट्रीज वर्कफोर्स इज द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिजनेसेस अफेक्टिंग विच एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एक मिनट रुको, पेज नंबर 11.9 पर जाइए, उसमें देखिए एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स दिख रहा है क्या? अरे एथनिक मिक्स का दूसरा पेपर, दूसरा पॉइंट नहीं दिखा क्या? दिखा, आर द मैनेजर प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स। Specified areas where government support businesses to enhance development and increase employment are known as special economic zones, SEZ. SEZ 1 पर जाओ, SEZ मिलेगा। SEZ मिला? चलिए, SEZ स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन कुछ होते नहीं है। GST इज अ फॉर्म ऑफ, बोलिए, टैक्स रेट, बोलिए, पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी चेंज। अच्छा, ये पब्लिक वेलफेयर स्कीम है क्या? मनरेगा ऐसा नहीं है ना? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा 95 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी डज नॉट कैटर? बोलिए, सेबी हैज टू रिस्पॉन्ड टू 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, इशुअर का, इंटरमीडियरीज का और इन्वेस्टर्स का। शेयर बेचने वाला, खरीदने वाला और ब्रोकर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चले, खत्म। टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। माफ करेगा डी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, माफ करेगा, मैंने पेज देखा ही नहीं अगले पेज। मेरे को लगा कि इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग मिस्टेक का तो आदत है, वो कर दिया हो। अर्नेस्ट मनी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ BCK, Y2Z, Y2K था, Y2Z क्या होता है? मतलब कुछ भी लिख देगा Y2Z। बियर्स कौन होते हैं? बियर पेसिमिस्टिक, नॉट अ फॉर्म ऑफ, अरे वाह, तो सेकेंड टाइम आ रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है पर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, मतलब डी का सारा डिक्शनरी आपको मिल जाएगा। In the first 4 decades post independence, for fueling of industrial development, special purpose financial institutions were created. These institutions were called development banks. चलिए, clear? चलिए, thank you.